हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी एक प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो है एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा, वो आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज रिटन बाय। ऑप्शन है मिसिस गैस्किल, बी जॉर्ज इलियट, सी थॉमस हार्डी, डी एमिली ब्रॉन्टे। और इसका जो राइट आंसर था वो था आंसर नंबर सी, थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी जो है इसका राइट आंसर है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। और इससे रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड मैं 5 पॉइंट्स लेके आई हूँ। और ये पॉइंट्स इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि यूजीसी नेट का जो पैटर्न है आजकल किसी वर्क से रिलेटेड वो 5 या 6 पॉइंट, 4 या 5 पॉइंट्स देती है और उनमें से क्वेश्चंस पूछ लेती है आपको कि उनमें से कौन सा राइट आंसर नहीं है। तो इसीलिए उस वर्क से रिलेटेड आपको 5 पॉइंट्स में काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि ये वर्क जो है किससे रिलेटेड है, राइटर कौन है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ। तो ये है। तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है वो नॉवल है थॉमस हार्डी का और ये पब्लिश हुआ था 1872 के अंदर। इसकी जो सेटिंग है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसकी सेटिंग है वो एक फिक्शनल विलेज है, मेलस्टॉक। और ये जो बेस्ड है हार्डी का जो अपना जो अपना खुद का उनका जो रूरल स्टाउंडिंग थी उनकी डोरसेट इंग्लैंड में, तो उसी के बेस पे उन्होंने ये एक फिक्शनल सेटिंग जो है इस वर्क के अंदर ली है। और जो विलेज जो लिया है उन्होंने मेलस्टॉक का लिया है। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नॉवल के अंदर वो मेलस्टॉक क्वायर है। ये मेलस्टॉक क्वायर जो है वो एक ग्रुप ऑफ चर्च म्यूजिशियन होता है जो गांव के चर्च के अंदर अपनी सर्विसेज देता है। उसके साथ साथ अगर प्लॉट की बात करें तो नॉवल का जो प्लॉट है वो जो है रिवॉल्व्स करता है दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। इसके अंदर रोमांस दिखाया गया है। डिक डेवेका एक यंग टेंटर है यानी कार्ट ड्राइवर है, और उसके साथ साथ फैंसी डे जो एक विलेज स्कूल मिस्ट्रेस है, उनका रोमांस जो है इस वर्क के अंदर दिखाया गया है। और उनको बहुत सारी जो है कठिनाइयों का, मुसीबतों का, सोशल क्लास डिफरेंस का सामना करना पड़ता है इस वर्क के अंदर। इसकी जो थीम है, इसकी थीम के अंदर जो है दिखाया गया है कि जो ट्रेडिशन है और जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी जो उसकी टेंशन है इस वर्क के अंदर वो दिखाई देती है कि एक साइड ट्रेडिशंस दिखाए गए हैं, दूसरी तरफ मॉडर्नाइजेशन दिखाया गया है। और इससे जो टेंशन बनती है वो सारा इस वर्क के अंदर दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो हार्डी का इसके अंदर टोन और स्टाइल था वो जेंटल स्टाइल है। हालांकि जो हार्डी के जो नॉवेल्स के होते हैं उनकी जो थीम होती है बेसिकली ट्रेजिक होते हैं उनके नॉवेल्स, लेकिन इस वर्क के अंदर जो है जो थीम है वो जेंटल हार्टेड टोन है उनकी। और इस वर्क के अंदर ह्यूमर भी है, अफेक्शन भी है, और इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस हार्डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर लियोपोल्ड ब्लूम मेक्स एन अपीयरेंस इन द नॉवल। लियोपोल्ड ब्लूम जो है की अपीयरेंस होती है, आपको बताना कौन से नॉवल में। ऑप्शन है द साउंड एंड द फ्यूरी, बी है यूलिसिस, सी है टू द लाइट हाउस, और डी है द यूरोपियंस। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, यूलिसिस। यूलिसिस जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था 1922 के अंदर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है मॉडर्निस्ट लिटरेचर के अंदर। मॉडर्न लिटरेचर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। इस नॉवल का जो है उसके अंदर दिखाया गया है, एक्सपीरियंस दिखाया गया है लियोपोल्ड ब्लूम के। और उनके जो इनके एक्सपीरियंस दिखाए गए हैं वो एक सिंगल डे के दिखाए गए हैं। यानी जून 16 1904 का जो दिन है उस पूरे दिन के उनके जो एक्सपीरियंस है वो दिखाए गए हैं। और कहाँ के, डबलिन आयरलैंड के दिखाए गए हैं। ये जो है इस वर्क के अंदर जेम्स जॉयस ने जो अपना जो टेक्निक यूज की थी वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो टेक्निक थी वो यूज की थी। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक जो उन्होंने यूज की थी वो इसलिए की थी ताकि हमें जो कैरेक्टर्स हैं उनकी इनर थॉट्स का और फीलिंग्स का हमें पता चले।
और इसीलिए उन्होंने ये टेक्निक यूज की थी। नोवेल जो है एक रीटेलिंग माना जाता है। एपिक पोइम जो थी होमर की एपिक पोइम द ओडिसी, उसका ये मॉडर्न रीटेलिंग माना जाता है। और इसके अंदर जो है ये जो जर्नी है इसके अंदर ओडिसी की जर्नी के साथ कंपेयर किया गया है। जो प्रोटोगोनिस्ट की जर्नी है लियोपोल्ड ब्लूम की, उनकी जर्नी एक दिन की है, जबकि ओडिसी की जर्नी जो है बहुत सालों की थी। और ओडिसी की जर्नी में दिखाया गया है कैसे वो अपने घर इथाका वापस आते हैं। तो इन दोनों की जो है ये मॉडर्न रीटेलिंग है ओडिसी का। इस चैप्टर जो है यूलिसिस का जो है वो एक जैसे एपिसोड हैं ओडिसी के अंदर, ऐसे ही यूलिसिस के अंदर भी जो है चैप्टर्स हैं। नोवेल जो है उसके अंदर डबलिन की जो है सारी की सारी जो छोटी छोटी बारीक बारीक डिटेल्स है वो दिखाई गई है। और इस तरह से जो एक जेम्स जॉयस ने डबलिन को ऐसे पोर्ट्रे किया है जैसे एक कैरेक्टर होता है, यानी एक कैरेक्टर की तरह उसको पोर्ट्रे किया है। और उसकी छोटी छोटी बारीक बारीक जो डबलिन के जो सोसाइटी सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप थे उनके बारे में भी उन्होंने डिटेल से बताया है। जो राइटर हैं जेम्स जॉयस, वो बोर्न हुए थे फरवरी 2 1882 के अंदर डबलिन में आयरलैंड में। और ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर माने जाते हैं 20th सेंचुरी के। और इन्होंने जो है इनका जो इनोवेटिव यूज किया है लैंग्वेज का, और उनकी जो नैरेटिव टेक्निक्स है, उन्होंने मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो छोड़ा है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं मॉडर्न लिटरेचर के अंदर। तो ये वर्क है द यूलिसिस। नेक्स्ट है टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय, ऑप्शन है ए लैम, बी हंट, सी हैजलिट, डी डी क्विंसी। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी हैजलिट। टेबल टॉक जो है वो एक कलेक्शन ऑफ एसेज है विलियम हैजलिट के, जो कि पब्लिश हुए थे 1821 से लेके 1822 के बीच में पब्लिश हुए थे। और ये ऐसे जो है वो कवर करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे लिटरेचर, पॉलिटिक्स, फिलोसफी और सोशल इश्यूज। हेजलिट को जो है जाना जाता है, जो इन्होंने अपने वर्क के अंदर जो कमेंट्री जो जिस हिसाब से इन्होंने बात की है, टेबल टॉक जो है वो मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क माना जाता है विलियम हेजलिट का। और हेजलिट ने जो है वैरायटी ऑफ टॉपिक्स उठाए हैं, और ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। हेजलिट की राइटिंग स्टाइल जो है वो इनफॉर्मल है और कन्वर्सेशनल है। इससे क्या होता है कि जो जिसके लिए वो लिख रहे हैं उनको इजिली जो है एक्सेसिबल हो जाता है, और वो जल्दी से आसानी से जो है एंगेज होता है उनके वर्क के अंदर। हेजलिट ने जो है बहुत सारे राइटर्स का जो है क्रिटिकल एनालिसिस किया है। उनमें से शेक्सपियर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है। और उन्होंने जो है उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग थी इसकी लिटरेचर की। और हेजलिट ने जो है अपना जो बहुत सारे टॉपिक्स पे जो है अपने जो जीनियस सब उन्होंने दिखाया है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो टॉपिक्स उठाए हैं वो उन्होंने उठाए हैं कि जो नेचर ऑफ जीनियस, किसी जीनियस का नेचर कैसा होता है, ह्यूमन माइंड के टॉपिक उठाए हैं उन्होंने। और उसके साथ साथ हैप्पीनेस की खोज कैसे की जाती है, ऐसे ऐसे टॉपिक उठाए हैं। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर जो है एडमायर किया है जॉन लॉक और डेविड ह्यूम का। उसके बाद नेक्स्ट है द बोग पोइम्स आर एसोसिएटेड विद। बोग पोइम्स जो है वो किस पोइट से रिलेटेड है? ऑप्शन है टेड ह्यूज, बी है एलिजाबेथ जेनिंग्स, सी है टोनी हैरिसन, डी है सीमस हिने। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, सीमस हिने। द बोग पोइम्स जो है वो एसोसिएटेड है पोइट सीमस हिनी से। हिनी जो है एक आयरिश नोबेल लॉरिएट है, और उन्होंने एक सीरीज ऑफ पोइम्स लिखी हैं जिनको उन्होंने बॉग पोइम्स का नाम दिया है। और बॉग पोइम के अंदर जो है उन्होंने जो मेन फोकस किया है, उन्होंने जो प्राचीन जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो प्राचीन कलाकृतियां हैं, उनके ऊपर, उनके प्रिजर्वेशन के ऊपर जो उन्होंने जोर दिया है। इस पोइम जो है एक्सप्लोर करती है हिस्ट्री की, आइडेंटिटी की,
और पास्ट की थीम्स जो है एक्सप्लोर करती हैं। और बॉग पोइम्स जो है एक मेटाफर की तरह उन्होंने यूज किया है टाइम और मेमोरी से रिलेटेड दिखाने के लिए। और उनके जो है जो उनके वर्क्स हैं वो बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं आयरिश कल्चर और हिस्ट्री से। इस पोएम के अंदर सीमस हीने ने बोक पोएम्स के अंदर बोक पोएम्स बेसिकली रेफर करती हैं जो वेटलैंड एरिया होता है या दलदल और मार्शी एरिया होता है उसको बोलते हैं बॉग। और बॉग से जो है वो मोस्टली जो पार्ट है आयरलैंड और नॉर्दर्न यूरोप के अंदर ये कॉमन एरिया माना जाता है। और इसके एनवायरनमेंट जो है वो इसलिए जाना जाता है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है प्रिजर्व रहते हैं। और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि एंशियंट जो आर्टिफिक्स होते हैं और ह्यूमंस जो रिमेन्स होते हैं वो इसके अंदर प्रिजर्व रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे लो ऑक्सीजन होती है तो इसकी वजह से डिकम्पोजिशन आराम से होता नहीं है। इसलिए जो सीमस सीनी की जो पोइम्स है उन्होंने अपनी पोइम का नाम बॉग पोइम्स रखा है। और इनकी थीम्स जो है वो है हिस्ट्री मेमोरी और इंटरसेक्शन ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अ टाइगर डज नॉट प्रोक्लेम इट्स टाइग्रेट्यूड। तो ये लाइन जो है एक टाइगर जो है डज नॉट प्रोक्लेम इट्स टाइग्रेट्यूड ये लाइनें किसने लिखी हैं। ऑप्शंस है नगीगी नगीगी वाथ्योंग, बी चेनुआ चेबे, सी बोल्सोइंका और डी डेरेक वेलकोट। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी बोल्सोइंका। A tiger does not proclaim its tigertude is by बोल्सोइंका। बोल्सोइंका जो है एक नाइजीरियन प्लेराइट है पोइट है। और सोइंका ने ये लाइन जो है वो यूज की थी ये बताने के लिए क्योंकि वो अपना कि बताना चाहते थे कि जो ट्रू पावर होती है और आइडेंटिटी जो होती है उसको किसी को अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। यानी किसी की आइडेंटिटी क्या है और उसके अंदर कितनी पावर है वो किसी को अनाउंस करनी नहीं होती हमें बतानी नहीं होती। वो क्या होती है इनहेरेंट होती है और सेल्फ एविडेंट होती है। यानी वो हमारे ही अंदर होती हैं हमें उसको प्रोक्लेम नहीं करना पड़ता अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती। वो सोइंका ने ये लाइन जो है वो यूज की थी। उन्होंने जो अपना ऐसे था उनका द बर्डन ऑफ मेमोरी द म्यूज ऑफ फॉरगिवनेस इस वर्क ऐसे के अंदर ये लाइनें आई थी। और ये जो है एक पार्ट है जो उन्होंने बहुत बड़ा डिस्कशन किया था आइडेंटिटी पावर और रोल ऑफ द आर्टिस्ट इन सोसाइटी के अंदर। उसका एक पार्ट था ऐसे का। तो उसके अंदर ये लाइनें आई थी। इस ऐसे के अंदर सोइंका ने बताया था कि जो ट्रू स्ट्रेंथ है और जो किसी के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है उसकी उसको डींगे हाँकने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये उसकी खुद की क्वालिटीज जो है और अचीवमेंट होती है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई उसकी डींगे हाँकेगा तभी सबको पता चलेगा। वो किसी इंसान के अंदर रहती ही है। तो वो इसलिए उन्होंने ये लाइनें यूज की थी आ टाइगर डज नॉट प्रोक्लेम इट्स टाइग्रेट्यूड। टाइगर को ये दिखाने की या घोषणा करने की जरूरत नहीं होती कि टाइगर का एटीट्यूड क्या होता है। यानी उसको बताना नहीं पड़ता ऑटोमेटिकली हमें पता होता है कि टाइगर है तो उसका एटीट्यूड क्या होगा। यानी कोई अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है किसी के अंदर या बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है या कोई इंटेलिजेंट है तो उसको इस बात का उसकी बात की डींगे नहीं हाँकनी पड़ती उसको वो बताना नहीं पड़ता कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। यानी वो अपने आप में ही पता चल जाता है दूसरों को उसके बिहेवियर से उसके बात करने से ये सारा कि उन्होंने बताया है। वॉल सोइंका जो है बहुत ही फेमस नाइजीरियन प्लेराइट है पोइट है एसेइस्ट हैं। और ये बोर्न हुए थे जुलाई 13 1934 में। सोइंका को जो है नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का 1986 के अंदर। और वो फर्स्ट अफ्रीकन लॉरिएट थे जिनको ये ऑनर मिला था। और इनके वर्क के अंदर जो थीम रहती है वो पॉलिटिकल ऑपरेशन की थीम रहती है टायरनी की थीम रहती है और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की थीम रहती है। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आ डांस ऑफ द फॉरेस्ट जो पब्लिश हुए थे 1963 के अंदर। कुछ ऐसे भी हैं द मैन डाइड प्रिजन नोट्स 1969, डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन 1975, द ओपन सोर ऑफ ए कॉन्टिनेंट 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदे वॉर बाग मूवमेंट रिलेट्स टू।
जिंदी वॉर बाग जो है मोमेंट है, ये किस मोमेंट किस से रिलेटेड है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, बी है कैनेडियन लिटरेचर, सी है न्यूजीलैंड लिटरेचर, डी है कैरिबियन लिटरेचर। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1। जो ऑस्ट्रेलियन जो जिंदी वॉर वो बाग मूवमेंट है वो रिलेटेड ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से रिलेटेड है, और ये अमर्ज हुआ था 1940 के अंदर। ये बेसिकली एक लिटरेरी मूवमेंट था जो 1940s में आया था। जो टर्म है जिंदी वोरोबाग, ये अपने आप में ये वर्ड निकला है, अबोरिजिनल एक वर्ड से निकला है, और इसका मीनिंग होता है रिकंसिलेशन और कमिंग टुगेदर, यानी एक साथ आना जो है इसका मीनिंग है। ये मूवमेंट जो है वो सेलिब्रेट करता था जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मूल निवासी थे, अबोरिजिनल मीन्स मूल निवासी थे या जो आदिवासी थे, उनकी थीम को सेलिब्रेट करता था, और उसको जो है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के अंदर, जो ऑस्ट्रेलियन मेन लिटरेचर था उसके अंदर जो है ऐड किया गया था। और ये इस बात का समर्थन करता था कि लिटरेचर जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है उसका पर्सपेक्टिव और बड़ा करने के लिए जो अबोरिजिनल थीम्स है, यानी मूल निवासी आदिवासियों की जो मेन थीम्स है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, वो उन लिटरेचर को भी ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के अंदर शामिल किया जाए। इसके जो मेन की फिगर्स थे वो थे इस मूवमेंट के आर.डी. फिजर्ड, जैक डेविस और ए.आर. करलेविस। करलेविस जो है ये इंपॉर्टेंट थे, और इन्होंने कोशिश की कि एक जो गैप था वहां के मूल निवासियों में और जो नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन पीपल थे उनके कल्चर के अंदर, वो जो एक गैप बना हुआ था, वो इस गैप को पूरा करने के लिए, भरने की, उनके बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। और इस मूवमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के अंदर। और इसके मूवमेंट के बाद जो है जो मूल निवासियों का जो लिटरेचर था या अबोरिजिनल का जो लिटरेचर था, उनके अंदर जो इश्यूज थे, उनका जो कल्चर था, उनको भी मेन जो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर था उसके अंदर शामिल किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रिप्रेजेंट द श्रीलंकन डायस्पोरा? डायस्पोरा ऑथर जो है, ऑथर आपको बताना इनमें कौन सा था? सिरिल डेविडिन, मिशेल ओदांची, अर्नोल्ड एच हिटवारू, एम जी वासंजी। तो इसका राइट आंसर था माइकल ओदांची। ये माइकल ओदांची जो है वो एक श्रीलंकन बॉर्न कैनेडियन ऑथर है। वो बॉर्न हुए थे सितंबर 12 1943 के अंदर, कोलंबो श्रीलंका के अंदर बॉर्न हुए थे, लेकिन बाद में वो कनाडा चले गए। ओदांची के वर्क के अंदर जो थीम है वो आइडेंटिटी की है, मेमोरी की है, और पर्सनल और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स उनके वर्क्स के अंदर है। मोस्ट कुछ उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो हैं द इंग्लिश पेशेंट जो कि पब्लिश हुआ था 1992 के अंदर, और ये जो नॉवल था इसको बुकर प्राइज मिला था, और इसको जो है एक इसके वर्क के ऊपर एकेडमी अवार्ड विनिंग फिल्म भी इसके ऊपर बनी थी। और ये स्टोरी जो है एक बुरी तरह से इंग्लिश जो जल गया था इंग्लिश पेशेंट, उसकी स्टोरी है, और उसकी मेमोरीज हैं वर्ल्ड वार सेकंड की। ये वर्क जो इस वर्क के अंदर है स्टोरी, और बुक के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नैरेटिव स्ट्रक्चर है इस बुक का। उसके बाद सेकंड इनका वर्क है इन द स्किन ऑफ अ लायन, जो कि पब्लिश हुआ था 1987 के अंदर, और इस नॉवल के अंदर जो है जो इमिग्रेंट्स की और वर्कर्स की जो लाइफ है 20th सेंचुरी टोरंटो के अंदर, उसको दिखाया गया है। और जो मेन फोकस है, थीम है जो इस वर्क की, वो है लव, लेबर और सोशल जस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क है रनिंग इन दी फैमिली, जो पब्लिश हुआ था 1982 के अंदर। ये बेसिकली एक मेमोयर है, और इसके अंदर पर्सनल हिस्ट्री जो है उसके साथ साथ जो श्रीलंकन कल्चर है, पॉलिटिक्स है, वो सारा का सारा इस वर्क के अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर जो ओदांची ने जो नरेटिव टेक्निक यूज की है वो बहुत ही अलग प्रकार की है। तो इस तरह से जो है ओदांची जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रीलंकन डायस्पोरा राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड बॉन्ड्स
बिंगो डील्स विद द लाइफ ऑफ। एडवर्ड बॉन्ड्स का जो वर्क है बिंगो, वो किसकी लाइफ से रिलेटेड है? ए है ड्राइडन, बी शेक्सपियर, सी बेन जॉनसन, डी मार्लो। उसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, विलियम शेक्सपियर। एडवर्ड बॉन्ड का जो प्ले है, बेसिकली एक प्ले है बिंगो, ये डील्स करता है विलियम शेक्सपियर की लाइफ के अंदर, लाइफ से। ये प्ले जो है वो एक फिक्शनल अकाउंट बताता है कि शेक्सपियर की जो लेटर लाइफ है उसके बारे में, और एक्सप्लोर करता है कि इस शेक्सपियर की लाइफ के टाइम पे जो थीम है वो उसके पावर से रिलेटेड, बिट्रेयल से रिलेटेड, धोखेबाजी से रिलेटेड, पर्सनल सेक्रीफाइस से रिलेटेड, और उनके जो आर्टिस्टिक अचीवमेंट थी विलियम शेक्सपियर की, उसके पीछे जो स्टोरीज जो चलती थी वो सारा का सारा उन्होंने दिखाया है। ये प्ले फोकस करता है विलियम की स्ट्रगल का, उनकी अपनी जो लेगेसी थी उस टाइम पे वो क्या रही, उनकी स्ट्रगल क्या रही, और उनका अपनी फैमिली से और अपने कलीग के साथ रिलेशनशिप कैसा रहा होगा। उसके साथ साथ जो विलियम शेक्सपियर एक पब्लिक फिगर कैसे रहे, और एज ए राइटर जो है उनकी लेगेसी कैसे रही, वो सारा का सारा ये वर्क एक्सप्लोर करता है। प्ले जो है एग्जामिन करता है कि एक राइटर की पर्सनल एम्बिशंस क्या होती हैं, और एक जो आर्टिस्ट होता है वो उसकी जो है वो उसके अंदर क्या स्ट्रगल होती है, वो सारा दिखाया गया है। और ये एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है विलियम शेक्सपियर की लाइफ और करियर से रिलेटेड। एडवर्ड बॉन्ड जो है बेसिकली एक ब्रिटिश प्ले राइट है, और वो जाने जाते हैं अपने वर्क्स के, जो इनके चैलेंजेस वर्क है उनके लिए जाने जाते हैं। ये बोर्न हुए थे जुलाई 18 1938 के अंदर, लंदन के अंदर बोर्न हुए थे। और इनके वर्क्स के अंदर जो थीम है वो है वॉयलेंस, सोशल जस्टिस, इनजस्टिस एंड ह्यूमन सफरिंग्स, वो दिखाया गया है। और उनके अंदर उनके वर्क्स का जो मेन फोकस रहता है वो सोसाइटी का जो डार्कर साइड है वो दिखाते हैं। और इस तरह से जो पढ़ने वाले हैं उनको जो एक जो डार्कर साइड है सोसाइटी की उसका पता चलता है, और इस तरीके से वो ट्रुथ को बाहर लेके आते हैं। और इनके जो वर्क हैं, इंपॉर्टेंट वर्क हैं, वो है सेव्ड, जो पब्लिश हुआ था 1965 के अंदर। उसके बाद है लियर 1971, और उसके बाद थर्ड है बिंगो, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, बिंगो जिस वर्क प्ले 1973 के अंदर पब्लिश हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कंसेप्ट पेयर इज राइटली मैच। आपको बताना है कौन सा राइटर और थिंकर बिल्कुल ठीक तरह से मैच है। ए स्टेनली फिश रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, बी जैकिस डेरिडा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, न्यू हिस्टोरिसिज्म, सी नॉर्थअप फ्राई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, डी आई ए रिचर्ड्स आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर वो ए, स्टेनली फिश और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टेनली फिश जो है वो जाने जाते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के लिए, और यहाँ पे जो जैकिस जो ऑप्शंस थे वो ठीक मैच नहीं थे। जैकिस डेरिडा जो है वो एसोसिएटेड है डीकंस्ट्रक्शन से, नॉर्थअप फ्राई जो है वो रिलेटेड है आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म से, और आई ए रिचर्ड्स जो है वो एसोसिएटेड है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से। तो ये करेक्ट ऑप्शन था। और अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी को। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में बेसिकली होता क्या है, फोकस ऑन द रीडर। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो जोर डालती है रीडर का जो रोल होता है उसके ऊपर, कि किसी भी टेक्स्ट का जो मीनिंग है, जो रीडर उसको इंटरप्रेट करता है, जिस तरह से उसकी व्याख्या करता है, वो मेन फोकस है। राइटर ने कुछ लिख दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो रीडर है उसने पढ़ के जो उसको इंटरप्रेट किया, उसकी व्याख्या की, जो उसको समझ में आया, जो मीनिंग उसने निकाला किसी वर्क को पढ़ के, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट इज नॉट फिक्स्ड बाय द ऑथर। यानी किसी ऑथर ने जो लिख दिया है उसके हिसाब से जो मीनिंग निकल रहा है वो परफेक्ट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, बट एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बाय द रीडर रिस्पॉन्स। रीडर ने उस वर्क को रीड करके जो रिस्पॉन्स दिया है वो एक्चुअली उसका असल मीनिंग है, उसका राइट इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद ये कहता है कि इसकी थ्योरी जो है ये मानती है कि डिफरेंट रीडर्स जो हैं सेम टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं।
यानी कहने का मतलब है एक वर्क उठाया, मैंने उसको पढ़ा है, किसी और ने उसको पढ़ा, उसके बाद तीसरे ने कुछ और पढ़ा, उसके बाद अलग अलग बंदों ने उसको पढ़ा, और सबने जो है अपने अलग अलग डिफरेंट जो है उन्होंने अपने मीनिंग निकाल के दिए, क्योंकि उनकी किस बेस पे, उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और है, सेकंड जिसने पढ़ा उसका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और है, उसके साथ साथ कल्चरल बैकग्राउंड के बेस पे अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स, किसी वर्क को पढ़ के किसी राइटर जो जो रीडर है उनके अलग अलग रिस्पॉन्स होंगे, तो इनके बेस पे जो मीनिंग निकल के आएंगे वो सबके अलग अलग होंगे। दिस हाईलाइट द आइडिया दैट मीनिंग इज नॉट इनहेरेंट इन द टेक्स्ट। इसका कहने का मतलब है, ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती है कि किसी भी टेक्स्ट का मीनिंग उसके अंदर नहीं होता है, सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ के उसका मीनिंग देना उसके अंदर नहीं होता है, बल्कि रीडर जिस हिसाब से उसके अंदर एंगेज होते हैं, रीडर जिस हिसाब से पढ़ के उसका मीनिंग निकालता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इस रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है एक्टिव रीडिंग पे जोर देती है। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या क्या कहती है कि रीडिंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, रीडर जो है पार्टिसिपेट करते हैं मीनिंग को क्रिएट करने में, रादर देन कि वो एक पैसिव रेसिपिएंट बन जाते हैं इंफॉर्मेशन का। यानी राइटर ने कुछ लिख दिया, रीडर ने उसको, यानी राइटर ने जिस हिसाब से जिस मीनिंग को कन्वे करने के हिसाब से जो वर्क लिखा, रीडर ने उसको एज इट इज पढ़ा, और जो मीनिंग राइटर देना चाहता था रीडर ने वैसे ही उसको लिया। लेकिन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती है कि जो इंटरप्रिटेशन रीडर करता है वो उसका इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस है। ये जो है ये क्रिटिक करता है अथोरियल इंटेंट का। यानी ये थ्योरी ये कहती है, इस थ्योरी का मेन ये क्रिटिसाइज करती है कि जो बाकी जो थ्योरीज होती हैं उसके अंदर जो है अथॉरिटी होती है, यानी राइटर की जो है अथॉरिटी होती है, यानी जो मीनिंग वो कन्वे करना चाहता है रीडर वही मीनिंग ले। जबकि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी ये कहती है कि आर्ग्यू करती है कि टेक्स्ट जो है वो रीडर के हिसाब से, रिस्पॉन्स के हिसाब से सेट होना चाहिए, और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो पढ़ते हैं उसके हिसाब से उसका मीनिंग निकलना चाहिए, बजाय कि राइटर जो है वो मीनिंग दे, रीडर अपना खुद का उसको रीड करके जो मीनिंग उसको देना चाहे वो दे सकता है। और इसका फायदा क्या है, वैरायटी ऑफ अप्रोचेस, बहुत सारी अप्रोचेस जो हैं इसके अंदर से रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में निकल के आती हैं। सबसे पहला है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। किसी वर्क को हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स इसका ये निकलता है कि वो फोकस करते हैं कि हमारा पर्सनल इमोशंस कैसे हैं और हम कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं वर्क के अंदर। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी इससे ये समझ में आता है कि रीडर की जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो क्या है किसी वर्क को पढ़ के। उसके बाद ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स, यानी जो इंटरेक्शन होता है रीडर और टेक्स्ट के बीच में, ये एक्सप्लोर करता है कि वो कैसा है, और इस तरह से अलग अलग अप्रोचेस जो हैं वो अलग अलग मीनिंग जो है वो जनरेट करते हैं। ये बेसिकली रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का मेन फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द मैड वीमेन इन द एटिक? और इसके ऑप्शंस है एलन शोवॉल्टर, बी जूलिया क्रिस्टीवा, सी सांद्रा गिलबर्ट, डी सिमोन दी बुआ। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, सांद्रा गिलबर्ट। जो द मैड वीमेन इन द एटिक जो है, इसका पूरा जो वर्क का नाम है द वीमेन राइटर्स एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन। ये 1979 बुक है, ईयर में पब्लिश हुई बुक है, और इसके राइटर हैं सांद्रा गिलबर्ट एंड सुजान गुबार। ये बेसिकली इस वर्क के अंदर एग्जामिन किया गया है विक्टोरियन लिटरेचर को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है वो एग्जामिन किया गया है। और इस वर्क जो है, ये टाइटल जो है ये इन्होंने उठाया है शार्लेट ब्रोंटे का, जेन आयर का, जिसके अंदर रोजेस्टर की वाइफ जो थी बार्था मैशन, उसको सीक्रेटली एक अपार्टमेंट में, एटिक में जो है, एटिक अपार्टमेंट में लॉक किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा। और ये टेक्स्ट जो है एग्जामिन करती है जेन ऑस्टिन के वर्क्स, मैरी शेली के, शार्लेट और एमिली ब्रोंटे के, जॉर्ज इलियट के, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के,
क्रिस्टीना रोजेटी और एमिली डिकिंसन के वर्क्स को एग्जामिन करती है इस वर्क के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।